वेलकम टू एडू जोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 14 और 15 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखेंगे। कल वीडियो नहीं आ पाई थी, इसलिए ये वीडियो कंबाइन करके 14 और 15 दोनों दिन के जो वीडियो है वो एक ही साथ दोनों दिन के क्वेश्चंस इस वीडियो में उपलब्ध रहेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी डिस्कस किए जाते हैं, इसके साथ साथ करंट अफेयर्स के एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताए जाते हैं और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी यहाँ पर कवर कराए जाते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके इसे एक्टिवेट कर लें, क्योंकि आप लोगों को शिकायत होती है कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता। उसकी वजह बेल आइकन है। अगर बेल आइकन को प्रेस करके आप ऑल नोटिफिकेशन एक्टिवेट कर लेते हैं तो हर वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी। अब यहाँ पर देखेंगे, शुरू करेंगे हमारे डेली मोटिवेशनल कोट से। हासिल होगी मंजिल भी तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में तू चिंगारी बन के तो देख। तो आप सबको चिंगारी बनना है, चिंगारी बनाना एडूजोश का काम है। एडूजोस की अगर आप किसी भी वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करें। गूगल प्ले स्टोर पर ये अवेलेबल है और इसका डायरेक्ट लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हमने कल के चिंगारी प्रश्न का उत्तर सबसे पहले देखेंगे। कल जो हमने सवाल पूछा था उसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख्य आर्थिक सलाहकार। सवाल था कि केवी सुब्रमण्यम ने किस पद से हाल ही में इस्तीफा दिया है? मुख्य आर्थिक सलाहकार पद से। ठीक है। अब यहाँ पर आज के करंट अफेयर्स और कल के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। प्रतिवर्ष विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व मानक दिवस जो मनाया जाता है 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा, हर साल विश्व मानक दिवस यानी वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे 14 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, जिसकी थीम 2021 के लिए क्या थी? स्टैंडर्ड्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, शेयर्ड विजन फॉर बेटर फ्यूचर। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य उपभोक्ताओं, नियामकों और उद्योग के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था के मानकीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व मानक दिवस पहली बार 14 अक्टूबर 1946 को मनाया गया था। यह दिवस 3 अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण निकायों, अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीक आयोग, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के सदस्यों के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार किसको नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमित खरे। अमित खरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में उनका कार्यकाल जो है वो 2 वर्षों का होगा। अमित खरे पूर्व कैबिनेट सचिव पी के सिन्हा और पूर्व सचिव अमरजीत सिन्हा के पीएमओ छोड़ने के बाद कार्यालय में जगह लेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि बिहार में 1990 के आसपास चारा घोटाले को उजागर करने में अमित खरे ने अहम भूमिका निभाई थी। देश के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को नया स्वरूप देने में भी अमित खरे का काफ़ी योगदान रहा है। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है, हाल ही में वित्त मंत्रालय में व्यय सचिव यानी एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन को वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, किस राज्य के कुरुप्पुर कलमकारी पेंटिंग और कल्लाकुरिची वुड नक्काशी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु को मिला है ये जीआई। तमिलनाडु की इन 2 चीज़ों को मिला है जीआई टैग, जो कि एक है करुप्पुर कलमकारी पेंटिंग और दूसरी है कल्लाकुरिची वुड नक्काशी यानी कल्लाकुरिची वुड कार्विंग। इसको जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेत जो है वो प्राप्त हुआ है। करंट अफेयर्स रिवीजन में मालूम याद रखना है आपको कि तमिलनाडु के प्रसिद्ध मोगुरन मंदिर में मिलने वाली पलानी पंचामृतम को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तमिलनाडु के प्रसिद्ध कोविलपट्टी कडलई मिठाई को भी जीआई टैग दिया जा चुका है। तमिलनाडु के डिंडीगुल तालों को भी जीआई टैग प्राप्त हो चुका है और बिहार के मधुबनी पेंटिंग को भी जीआई टैग प्राप्त है। स्टैटिक जीके में आपको याद रखना है, भारत में सबसे पहला जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग चाय को दिया गया था, जो कि पश्चिम बंगाल से संबंधित है। भारत में सबसे पहले जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को दिया गया था साल 2004 में। अगला सवाल है, हाल ही में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? हंगरी इंडिया, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो चार्ट है, और इसमें जो भारत को जो रैंकिंग मिली है वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 101वां स्थान प्राप्त हुआ है। 101वां स्थान प्राप्त है। इतनी सारी जो जितनी भी कंट्री हैं जो इनको रैंक मिलता है,
तो इनके प्रदर्शन के हिसाब से यानी वैश्विक भुखमरी सूचकांक के अंदर भारत को आप देख रहे हैं कि भारत की क्या स्थिति है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में 116 देशों ने भाग लिया था और उसमें 101वें स्थान पर है। यानी हमसे जो पीछे हैं कुछ देश, वो सिर्फ मात्र 15 देश हैं और इसमें हम 100 देश से पीछे हैं। तो बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है ये हमारे लिए, हम इसमें काफ़ी पीछे हैं भुखमरी के इस सूचकांक में। याद रखिएगा, सोमालिया में भूख की स्थिति सबसे गंभीर है और यह देश सूचकांक में सबसे आखिरी 116वें स्थान पर है। तो अब इससे तुलना कर सकते हैं कि हमारा देश भी कुछ ज़्यादा ऊंचा नहीं है, इसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं है। 116 और 101 में बस 15 का फासला है। तो सबसे जो गंभीर स्थिति है वो किस देश की है? सोमालिया की है। 2021 के इंडेक्स में बेलारूस, ब्राज़ील, चिली, क्यूबा, चीन जैसे कुल 18 देशों को संयुक्त रूप से टॉप रैंकिंग मिली है। इन सभी 18 देशों का अंक 5 से कम रहा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, यह रिपोर्ट आयरलैंड की एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी का संगठन वेल्ट हंगर हिल्फ के द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया जाता है। ठीक है। अब देखिए अगला सवाल यहाँ पर है, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के पहले भारतीय अध्यक्ष बने हैं सज्जन जिंदल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सज्जन जिंदल को साल 2021-22 के लिए अध्यक्ष चुना है। जिंदल डब्ल्यूएसए के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाले भारत के पहले प्रतिनिधि हैं। डब्ल्यूएसए का मतलब वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1967 में हुई। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको हम लोग सेल कहते हैं, उसकी पहली महिला अध्यक्ष सोमा मंडल बनी है। ये नाम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है कि हाल ही में जिम लांजोंग को याहू का नया सीईओ बनाया गया है। यूएस टेक दिग्गज एडोबी ने एडोबी इंडिया के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में प्रतिभा महापात्रा की नियुक्ति की है। अमित बनर्जी को भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी बीईएमएल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने छात्रों के लिए देश के मेंटर नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है? देश के मेंटर जो कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने की? आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है और इसी ने इसकी शुरुआत की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले 10 लाख छात्रों को उचित मार्गदर्शन और परामर्श देने के लिए देश के मेंटर कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य है युवा स्वयंसेवकों का एक समूह बनाकर उसको जो है छात्रों के बीच मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना। यह कार्यक्रम कम से कम 2 माह के लिए होगा। और करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, दिल्ली सरकार ने अभिनेता सोनू सूद को अपने देश के मेंटर कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देखो मेरी दिल्ली नामक एक ऐप भी लॉन्च किया था, जो हमने आपको बताया हुआ है। तो याद रखिएगा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा ऐप? देखो मेरी दिल्ली, और सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसको लॉन्च किया था। अगला सवाल है, भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को कितने वर्ष की आयु के बच्चे के लिए आपातकालीन स्वीकृति मिली है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 से लेकर 18 वर्ग की जो आयु वर्ग के बच्चे हैं, इनके लिए आपातकालीन स्वीकृति दी गई है कोवैक्सीन की। ठीक है। तो भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन बनाया है। भारत के औषधि महानियंत्रक के विषय विशेषज्ञ समिति ने 2 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोवैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है। जायडस हेल्थ केयर के जॉय कोविड के भारत में बच्चों के बीच जो है वो आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमोदन प्राप्त करने वाला कोवैक्सीन दूसरा कोविड-19 वैक्सीन है। और कोवैक्सीन 2 से लेकर 6 साल के बच्चे के जो आयु वर्ग में परीक्षण किए जाने वाला पहला कोविड-19 वैक्सीन है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, अगस्त में भारत ने 12 से लेकर 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए जॉय कोविड वैक्सीन की मंजूरी दी थी। और करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन देने वाला क्यूबा जो है वो दुनिया का पहला देश बना था। अगला सवाल है, इनमें से किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो कौन सी ऐसी कंपनी है जिसको महारत्न का दर्जा दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा पीएफसी यानी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर देख रहे हैं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को महारत्न का दर्जा जो है वो दिया गया है।
अब यहाँ पर महारत्न कंपनी तो आप सबको पता है कि कितनी-कितनी, कौन-कौन सी महारत्न कंपनियाँ हैं। यहाँ पर याद रखिएगा, बिजली के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त पोषण प्रदान करने वाली कंपनी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को सरकार की ओर से महारत्न के सम्मान से नवाजा गया है। उसे यह सम्मान पिछले 3 साल में शानदार वित्तीय प्रदर्शन व परिचालन कुशलता के लिए दिया गया है। इसके बाद इम्पोर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, भारत के कुल 11 कंपनियां हैं जिन्हें महारत्न का दर्जा दिया गया है। टोटल कितनी कंपनियां हैं? 11। और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन इस सूची में शामिल होने वाली 11वीं कंपनी है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी पीएफसी के बारे में जानिए। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी और हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। ठीक है। चेयरमैन और एमडी इसके कौन है? रविंदर एस ढिल्लन। अब यहाँ देख लीजिए कुछ अन्य कंपनियां। अभी तो हमने देख लिया पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अब यहाँ पर जो बाकी की 10 महारत्न कंपनियां हैं उनके नाम भी जान लेते हैं। भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसको हम लोग भेल के नाम से जानते हैं। इसके बाद है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल। कोल इंडिया लिमिटेड, सीआईएल। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचपीसीएल। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आईओसीएल। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, एनटीपीसी, जिसको नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन कहा जाता है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम जो कि लिमिटेड है, ओएनजीसी। और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पीजीसीआईएल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल। तो ये सभी कंपनियां जो हैं, इन 10 कंपनी के नाम हमने यहाँ पर देखा और एक कंपनी का नाम पीछे देखा जिसको अभी ऐड किया गया। तो टोटल 11 महारत्न कंपनियों के नाम हमने देख लिए। अब अगला सवाल देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में भारत को जो है तीसरे स्थान पर रखा गया है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में कंसल्टेंसी फर्म ईवाई के द्वारा जारी नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में भारत ने अपना तीसरा स्थान बरकरार रखा है। यानी पहले भी भारत को तीसरा स्थान प्राप्त था और इस बार भी तीसरा स्थान ही प्राप्त हुआ है। अमेरिका, चीन और भारत इस सूचकांक में शीर्ष 3 स्थान पर बने हुए हैं। नंबर 1 पर अमेरिका, दूसरे पर चीन और तीसरे पर भारत। नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक आरईसीएआई दुनिया के शीर्ष 40 देशों को उनके अक्षय ऊर्जा निवेश और तैनाती के अवसर के आकर्षण पर रैंक प्रदान करता है। नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक आरईसीएआई के अनुसार कॉर्पोरेट पावर परचेज एग्रीमेंट स्वच्छ ऊर्जा विकास के प्रमुख चालक के रूप में उभर रहा है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यानी डब्ल्यूईएफ, जिसको हम लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहते हैं, इसके द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में 115 देशों की सूची में भारत को 87वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला सवाल है, भारत का पहला अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर कहाँ पर खोला गया है? भारत का पहला अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर जो खोला गया है, ये राजस्थान के जयपुर में खोला गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर में भारत के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र यानी अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। यह भारत सरकार, अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग के द्वारा स्थापित किया जाने वाला देश का पहला केंद्र होगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा, भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने कार्यक्रम अटल नवाचार मिशन के तहत अटल समुदाय नवाचार केंद्र कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश में कम विकसित क्षेत्रों में सामुदायिक नवाचार को प्रोत्साहित करना है। अगला सवाल है, भारतीय अग्रणी फिनटेक कंपनी भारत पे के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रजनीश कुमार। ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना है, भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं रजनीश कुमार और इनको भारतीय अग्रणी फिनटेक कंपनी भारत पे के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वो भारत पे टीम के लघु वित्त बैंक में परिवर्तन के दौरान उसका मार्गदर्शन करेंगे। अब भारत पे क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। भारत पे वित्तीय सेवा उद्योग के सबसे बड़े बी2बी प्लेटफॉर्म यानी बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म में ऋणदाता के रूप में उभरा है और एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। स्थापना इसकी हुई थी 2018 में। इसके सीईओ अशनीर ग्रोवर हैं और प्रधान कार्यालय यानी हेडक्वार्टर मुख्यालय की बात करें तो ये नई दिल्ली में है। ठीक है। इसके बाद करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है आपको, हाल ही में रजनीश कुमार की द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट नामक एक बुक लॉन्च की गई थी। ये हमने आपको बताई हुई है। ठीक है। तो द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट ये बुक किसने लिखी? रजनीश कुमार, जो कि एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। अगला सवाल है, किसी देश की एमी हंटर एक दिवसीय शतक बनाने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की बल्लेबाज बनी है? किस देश की है ये एमी हंटर, जो कि एक दिवसीय शतक बनाने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की बल्लेबाज बन चुकी हैं?
आंसर हो जाएगा आयरलैंड। ठीक है, कहाँ के खिलाड़ी हैं एमी हंटर? आयरलैंड की। आयरलैंड की एमी हंटर अपने 16वें जन्मदिवस पर जिम्बाब्वे के खिलाफ नाबाद 121 रन बनाकर वनडे फॉर्मेट में शतक लगाने वाली सबसे युवा बल्लेबाज बन गई हैं। इससे पहले वनडे में शतक बनाने वाली सबसे कम उम्र के पुरुष बल्लेबाज पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी थे, जिन्होंने 1996 में 16 साल और 217 दिन की उम्र में श्रीलंका के खिलाफ 102 रन बनाए थे। महिला क्रिकेट में यह रिकॉर्ड भारत की मिताली राज के नाम था, जिन्होंने 1999 में 16 साल और 205 दिन की उम्र में ये उपलब्धि हासिल की थी और इन्होंने अपने 16वें जन्मदिवस पर ही ये उपलब्धि हासिल कर ली है एमी हंटर ने। तो आप याद रखिएगा, 16 साल की एमी ने दोनों ही दिग्गजों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, चाहे वो शाहिद अफरीदी हो या फिर मिताली राज। तो याद रखिएगा, करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है, आयरलैंड की महिला खिलाड़ी एमियर रिचर्डसन को अगस्त का विमेंस कैटेगरी के अंदर प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने मेरा घर मेरे नाम योजना की शुरुआत की घोषणा की है? तो मेरा घर मेरे नाम योजना की घोषणा जो है वो किस राज्य के द्वारा की गई? आंसर हो जाएगा पंजाब। ऑप्शन नंबर ए, पंजाब ने इसकी घोषणा की है। हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने गांवों और शहरों के लाल लकीर के भीतर घरों में रहने वाले लोगों को मालिकाना अधिकार देने के लिए मेरा घर मेरे नाम योजना की घोषणा की है। पहले लाल लकीर के अंदर रजिस्ट्री नहीं होती थी, अब मेरा घर मेरे नाम स्कीम के तहत जमीन रजिस्ट्री होगी और 15 दिन आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया जाएगा। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, पंजाब के शगुन या आशीर्वाद योजना के तहत राज्य सरकार राज्य में कम आय वाले परिवार से संबंधित बेटी की शादी के लिए 51,000 रुपए की सहायता प्रदान करती है। हाल ही में बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब का नया राज्यपाल बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है, भारतीय ब्रांड फायर बोल्ट। फायर बोल्ट आपने सुना होगा, ये ब्रांड आप देख रहे हैं, इसका लोगो। फायर बोल्ट ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो फोटो भी आप देख रहे हैं, विराट कोहली को बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, विराट कोहली। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा, भारतीय ब्रांड है ये फायर बोल्ट और फायर बोल्ट के ने क्रिकेट कप्तान विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। फायर बोल्ट ने कुछ महीने पहले अभिनेता विक्की कौशल को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में अग्रणी क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म क्वाइन स्विच कुबेर ने अभिनेता रणवीर सिंह को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और इसी के साथ आपको ये भी याद रखना है कि रणवीर सिंह को भारत के लिए नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन एनबीए का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने भारतीय अभिनेता पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जो कि पहले ब्रांड एम्बेसडर हैं एफपीबीएल के, फिनो पेमेंट बैंक के। और यहाँ पर याद रखना है कि महेंद्र सिंह धोनी को होमलेन ब्रांड का पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। होमलेन ब्रांड क्या है? एक इंटीरियर ब्रांड है। ठीक है, इसके बाद देखिए, अगला सवाल है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोगों को शिकायतों के समाधान के लिए सीएम द हैसी अभियान लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। ठीक है, यहाँ पर याद रखना है, हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सीएम द हैसी या लेट्स लेट्स सेक टू सीएम, ये दोनों ही जो नाम है वो एक ही है, सीएम द हैसी या लेट्स सेक टू सीएम नामक सार्वजनिक हेल्पलाइन की शुरुआत की है, जिसके तहत कोई भी नागरिक उन्हें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कभी भी कॉल कर सकते हैं। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मणिपुर जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है। इस परियोजना के तहत मणिपुर के 16 जिलों में 2,80,756 परिवारों के घर तक जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में मणिपुर के तामेंगलोंग संतरे और हाथी मिर्च को जीआई टैग का दर्जा प्राप्त हुआ है। हाल ही में ला गणेशन को मणिपुर का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष का नाम बताइए जिन्होंने सतत शहरी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर नीति आयोग यूएनडीपी हैंडबुक लॉन्च की है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजीव कुमार। ठीक है, यहाँ पर आप याद रखिएगा, हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष यानी वाइस चेयरमैन यहाँ पर राजीव कुमार ने नई दिल्ली में सतत शहरी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर नीति आयोग संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी हैंडबुक लॉन्च की है। यह पुस्तक संपूर्ण प्लास्टिक अपशिष्ट मूल्य श्रृंखला के घटकों का प्रतिनिधित्व और चर्चा करके प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के व्यापक अवलोकन के लिए एक दृष्टिकोण प्रदान करती है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये आप सबको पता है कि नीति का फुल फॉर्म होता है। ठीक है,
जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015। मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और सीईओ इसके अमिताभ कांत हैं। अब बारी है आज के एक्स्ट्रा खुराक की। यहाँ पर 5 सवाल आपसे पूछा गया है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी वेल के चेयरमैन और एमडी कौन है? कोल इंडिया लिमिटेड यानी सीआईएल के चेयरमैन और एमडी कौन है? राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड यानी एनटीपीसी के चेयरमैन और एमडी कौन है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईओसीएल के चेयरमैन कौन है? और गेल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन कौन है? ये सभी भारत रत्न है कंपनी, जो कि आप सबको पता अभी बताया हमने। तो एक-एक करके आंसर दीजिएगा और आंसर अपना मिलान कीजिए। वीडियो को रोक करके आप आंसर दीजिए और हमारे आंसर से मिलान कीजिए। सबसे पहला, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो है भेल, इसके चेयरमैन और एमडी जो है नलिन सिंघल हैं। दूसरा है कोल इंडिया लिमिटेड, इसके एमडी और जो चेयरमैन है प्रमोद अग्रवाल हैं। तीसरा है एनटीपीसी, तो इसके चेयरमैन है गुरदीप सिंह। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी आईओसीएल के चेयरमैन है श्रीकांत महादेव वैद्य। और मनोज जैन जो है वो गेल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी हैं। ठीक है। अब बारी है आज के चिंगारी प्रश्न की। चिंगारी प्रश्न में जो आपसे सवाल पूछा जाता है उसका सही उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। तो आज के इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। किस देश के द्वारा दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन का अनावरण किया गया है? 4 ऑप्शंस हैं, चीन, जापान, फ्रांस या फिर जर्मनी। जो भी करेक्ट आंसर है आप उसका आंसर ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।